नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। तौकीर, आप जब कराची आए एक मजहबी घराने से निकल कर, फिर आप एक काफ़ी तरक्की पसंद अदीब की, आपका तारुफ है कि आप एक तरक्की पसंद और प्रोग्रेसिव अदीब हैं, लिखने वाले हैं। तो कराची आके फिर क्या आप पे ज़्यादा आपकी शख्सियत पे असरात पड़े और अदब में कैसे आए? किन किन शख्सियात का असर आप पे हुआ और किन किन शख्सियात की कुर्बत नसीब हुई, उनकी यानी उनके साथ ज़्यादा आपको वक्त गुजारने का मौका मिला? ऐसा हुआ है मसरूर कि मैं जब कराची में आया तो उस वक्त मैं यंग था काफ़ी, 75 फॉर में मैं आ गया था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने इब्तदाई तौर पे जो है ना वो वहाँ से मैं 10वीं जमात में छोड़ के आया था एक आध पेपर, तो यहाँ आके मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि वो ज़ियाउल हक का दौर चूँकि उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, उन्हीं दिनों में भुट्टो साहब को उतारा गया। तो यहाँ बहुत घुटन थी कराची में, और उस घुटन के साथ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे इदारे बंद कर दिए गए जो प्रोग्रेसिव इदारे थे, चाहे वो थिएटर हो और या दूसरा कोई उस ज़रिया हो। हमारे यहाँ मौसीकी का, मुसव्वरी का या दूसरे फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं उन पे बड़ा बुरा वक्त पड़ा था। तो इन दोनों हमारे एक दोस्त हुआ करते थे मुंसिफ रज़ा साहब। अच्छा। वो रावी रियान में बहुत ट्रेड यूनियनिस्ट थे, बहुत बड़े लीडर थे, वहाँ से उन्हें निकाला गया था। तो वो यहाँ कराची में आके उन्होंने बज़्म इल्म व दानिश के नाम से मलीर में एक बज़्म बनाई थी। अच्छा। जिसमें हर हफ्ते मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सियासी समाजी डिस्कशन होती थी, और इसके साथ मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ भी जो है ना बताया जाता था कि ये इसमें क्या नुकसानात हैं और उससे क्या हो रहा है, कितना इस्तेसाल हो रहा है हमारा हर शोबे में। तो उस वक्त हम इतने ज़्यादा हमारे तो कच्चे ज़हन थे, मगर हमारी एक तरह से वहाँ से इब्तदा शुरू हुई नज़रियाती। हाँ। तो वहाँ लेफ्ट के तकरीबन तमाम अहम नाम जो है ना वो आया करते थे, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब हो गए, और यहाँ पे सिब्ते साहब हो गए। इसके अलावा और भी जितने नाम थे यहाँ पे, मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब हो गए, हसन आबिद जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ये थे, सारे बड़े नाम हैं। जी जी। तो इनका एक तो था। दूसरा वहाँ सिंधी लिखने वाले, पंजाबी पश्तो लिखने वाले अदीब और शोरा भी आते थे। पीर मोहम्मद कैलाश साहब वहाँ आते थे। हमारे जो दोस्त अभी वजीर बने नए नए, मुर्तज़ा सोलंकी भी वहाँ आते थे, और मुमताज़ सुमरो वहाँ आते थे। मदद अली सिंधी भी जी हो गए। जी, जान खास खैली भी वहाँ आया करते थे। और यानी कि बहुत अच्छे लिखने वाले दोस्त वहाँ सिंधी के जो थे वो आया करते थे। ये सारे कॉमरेड कबीला था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रऊफ निज़ामानी साहब। तो इसके साथ हमारे उर्दू में जो नौजवान लिखने वाले थे उसमें हम नून मीम दानिश और मैं, हम उस वक्त लियारी में थे। नून मीम दानिश की भी एक मजमुआ है जी, बच्चे तितली वो उसी वहीं लिखा था उन्होंने, और वह बज़्म इल्म दानिश में। अच्छा, वहाँ होता ये था कि हर हफ्ते जो भी, जैसे हम भी लिखते थे और जाते थे, तो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा शौक ये होता था कि जब उनकी फ़िक्री नशिस्त ख़त्म होती थी तो उसके बाद हमें मुंसिफ रज़ा साहब ये कहते थे कि हमारे नौजवान शोरा ने इस हफ्ते में जो कुछ ताज़ा चीज़ लिखी है वो सुना दे, थोड़ा रिफ्रेशिंग के तो वो बड़ी मुज़ाहमती शायरी उन दिनों तख्लीक हुई। नून मीम दानिश हो गया, मैं हो गया, अहमद नवेद हो गए, और कुछ और दोस्त भी थे जो वहाँ पे बाकायदगी से आया करते थे, शोरा जो थे। तो थिएटर के लोग भी वहाँ आया करते थे, क्योंकि उसके साथ ही इस्माइल यूसुफ साहब जो बहुत बड़ा नाम है थिएटर का, वो भी, अली अहमद साहब भी जो थे वो भी आया करते थे। नाटक के नाम थे उनका, एप्टा से वो आए थे हिंदुस्तान से, वो आया करते थे। मंसूर सईद आया करते थे। इसके अलावा असलम अजहर वहाँ आया करते थे, नसरीन अजहर वहाँ आया करती थी। और ये सारे बड़े बड़े नाम जो थे, एक तो ये अपने इदारों से उन्हें निकाल दिया गया था, एक तो ये वैसे भी मज़ामत वो जो है ना वो कर रहे थे। तो उससे हमें बड़ी जो है ना हमारी फिक्री परवरिश जो हमारी ज़हनी तरबियत हुई उसी वहीं से हुई। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई। दूसरा जो है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नून दानिश की वहाँ गज़ल, जैसे बच्चे तितली फूल आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी भी कई गज़लें वहाँ इतनी मशहूर हुई कि बाद में, यानी कि मेरी गज़ल उन दिनों वहाँ पे फूल मुरझा गए तितलियाँ जल गईं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो इस तरह की उसमें पूरा पस मंज़र बयान किया गया था उस दौर का, जो देहातों में हो रहा था, ये शहरों में हो रहा था।
तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर मैं तो बाकायदा तौर पे लेफ़्ट की तहरीकों के साथ जुड़ गया, बल्कि उसके बाद हम उसमें आबिद हसन मंटो साहब के साथ, उस वक्त वर्कर्स पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, फिर वर्कर पार्टी, फिर अच्छा, इन दिनों में जो भी मुतहरिक हुआ करता था उन्हें काफ़ी कैदोबंद सौबतें ये देख, आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला हुआ? असल में बात यह है कि प्लेटफॉर्म तो हमें सारे मिले और हमने बहुत सारी चीज़ें जो लिखी, उस वक्त जो लिखना, बात करना भी इंतहाई मुश्किल था, हमने लिखी। नहीं, वो दौर बड़ा कठिन। जी जी, मगर मैं समझता हूँ कि जो हमें शायद, और हमारे हम उम्र में से किसी को भी इसलिए शायद नहीं इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, वो कि बहुत सारी और चीज़ें ऐसी आई सामने कि जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें बाकायदा जो है ना मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, यहाँ जाते हुए या किसी और मुल्क में जाएं और वापसी पे भी, और बहुत सारी चीज़ें थी। आप भारत भी गए? जी, मैं 5-6 दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले और उस सिलसिले में मेरे ख्याल में किसी भी अदीब के लिए ये यादगार वाक़या होगा कि वो अमृता प्रीतम जैसे अदीब से मिल सके। आप भी मिले? अमृता प्रीतम से मेरा ताल्लुक़ कायम हुआ था 1980 में। अच्छा। 80 में असल में मैंने गुरमुखी सीखने शुरू किया। हमारे कुछ और दोस्त थे जो लाहौर में थे और कुछ यहाँ थे, तो रावल राठ थे, इलियास घुमन थे और कुछ और दोस्त थे, तो उन्होंने गुरमुखी सीखना शुरू किया। अच्छा। उसकी वजह ये थी, दोस्त कहते हैं कि क्यों सीखी गुरमुखी, क्योंकि वहाँ से आते थे जो मैगजीन, उनमें अगर फ़र्ज़ करें हमारी कोई चीज़ छपी होती थी और हमें गुरमुखी नहीं आती थी तो हमें सीखना पड़ी कि हम देखें हम कैसे छपती है। तो वहाँ मेरे पास 3 अच्छे पर्चे आया करते जो बहुत बड़े पर्चे थे हिंदुस्तान के, और उस वजह से पर्चे फिर नहीं आएंगे दोबारा। एक प्रीत लेडी, एक आरसी और एक नागमणि। अच्छा। नागमणि अमृता प्रीतम का पर्चा था। हाँ। वो मुझे वो पर्चा भेजती थी। अच्छा। उसके बाद मैंने उसमें छपना शुरू कर दिया, हल्की फुल्की चीज़ें मेरी छपना शुरू हुई, उसमें कुछ शायरी। मगर अमृता से फिर मैं यहाँ जफाकश का एडिटर था तो वो उन्हें भेजता था, जो इमरोज़ पढ़ के उन्हें सुनाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें की ट्रांसलेट भी उन्होंने की, लेकिन उससे ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा हुई। फिर मैं 92 में जब गया तो अमृता प्रीतम से जाके मिला। वहाँ पे तो मुझे पहले से जानते थे, ज़ाहिर पर्चा भी मेरे पास आता था बाकायदगी से। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए कहानियाँ कोई लिखी? मैंने कहा 2 कहानियाँ लिखी हैं, 2 छपी हैं, बल्कि ज़्यादा थी, उससे पहले छप चुकी थी। उन्होंने कहा हमें भी भेजो। इमरोज़ कहने लगे तुम इससे मत घबराओ कि तुम गुरमुखी में अच्छी तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से, क्योंकि मैं खुद कर लूँगा। इमरोज़ बड़ी अच्छी जानते थे ज़ाहिर उर्दू। तो उन्होंने एक कहानी मेरी ट्रांसलेट की, जो अमृता ने इतनी तारीफ उसकी की कि उसके बाद हर दफ़ा हर जोश हमारा है मुझे ख़त लिखती थी कि अपनी ताज़ा कहानी भेजो। फिर तो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि तकरीबन हर दूसरे पर्चे में मेरी कोई न कोई कहानी मौजूद होती थी। मेरी जब 12-13 कहानियाँ छप गई तो इसी दौरान दोबारा मेरा वहाँ जाना हुआ। तो फिर मेरे साथ अफजल तौसीफ थी, कुछ और लोग थे, तो अफजल तौसीफ मुझे कहने लगे कि मुझे अमृता से मिलने और तुम मुझे लेके चलो। तो मैं उन्हें लेके गया। बहुत दूर जगह थी, चूंकि वो हौज़े ख़ास दिल्ली के उस एरिया में रहती थी जो नया था और हम पुराने एरिया में ठहरे हुए थे। तो खैर मैं उनके साथ गया, उन्हें मिलाया। अमृता उनसे मिल के बहुत खुश हुई। उनकी एक कहानी माई अनारा वाली बड़ी मशहूर थी, तो कहने लगी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप माई अनारा वाली को साथ मेरे लाए, आया हमारे घर में लाए। तो वो हुई मुलाकात। फिर तीसरी दफ़ा गया हुआ, फिर मेरी किताब वहाँ छपना शुरू हुई। तो एक पब्लिशर आया अमृत, जब मैं गया हुआ था मिलने के लिए, वो बहुत बड़ा इदारा था, उन्होंने हमारे दोस्त इलियास घुमन की किताब भी छापी। तो बड़ा अच्छा नाम है उसका, भी आ जाएगा मेरे ज़हन में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी किताब छापना चाहता हूँ, मगर आपकी कहानियाँ कम हैं, चूँकि मैं बहुत मुख्तसर कहानी लिखता था। उसकी अमृता ने तारीफ भी बड़ी की। उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि इतनी लंबी कहानी लिखे जाए, अंदर से निकली कुछ नहीं, मुख्तसर लिखे और जो बात करनी हो वो कर लें। तो अमृता और हम इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि देखें, अब किताब नहीं छपती तो मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं होगा, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं फरमाइशी कहानियाँ लिखूं, जो पूरी हों तो छप देना, नहीं तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके बावजूद मैं वो खुश नसीब हूँ कि अमृता प्रीतम ने मेरी किताब का दीबाचा लिखा। बिल्कुल खुश नसीब, और ये बड़ी खुश नसीबी जी। वो किसी का पाकिस्तान में 1 या 2 और बंदे, इलियास घुमन है और एक आध बंदा शायद और, जिनका यहाँ से लोगों ने भेजे अपने मुसब्दे, उन्होंने नहीं लिखा, और नहीं लिखा करती थी। हाँ, तो उन्होंने लिखा, ये उनकी बहुत। दूसरा, अमृता ही ने मेरी बेटियों के 2, एक का नाम सरगी और एक का साहिबा अमृता प्रीतम ने नाम रखे। जब वो पैदा हुई उन्हें पता लगा, उनकी तस्वीरें मंगाई और ख़त भी उनके पड़े हुए हैं। उन तस्वीर के पीछे उन्होंने ख़त लिख के भेजा और उनके कमेंट्स भी दिए।
तो ये भी है। मैं अच्छा, फिर उस अमृता का इमरोज़ के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक यूं बन गया। फिर किताब छपी, फिर वो और ज़्यादा उसमें, उसके बाद भी कहानियाँ, और फिर मैं गया, कुछ मेरे एक आध इंटरव्यू भी वहाँ छपा। शायरी भी मेरी, फिर अगर कहानी को न छपे तो शायरी भी मेरी कोई न कोई नज़्म छप जाया करती थी। फिर अमृता ने मुझे जो है ना बहुत अच्छी किताबें वहाँ पढ़ने का मशवरा दिया कि ये किताब पढ़। ख़ास तौर पे एक दफ़ा इमरोज़ को कहने लगी कि आप इनके साथ जाएं, वहाँ पे इन्हें ओशो की किताब फलां खरीद के दें। ओशो के से भी वो काफ़ी मुतासिर। जी। फिर उन्होंने, इमरोज़ ने मुझे, वो उनके साथ एक बनी हुई थी जगह बनी हुई थी जहाँ पे ख़ास उनके घर बने हुए थे, हाउसेस बने हुए थे, ओशो के जो शागिर्द हैं, तो वहाँ बड़े उन्होंने एक तरह से जैसे हमारे यहाँ मज़ार टाइप जगह होती हैं वो बनी हुई, और वहाँ पे छोटी हल्की फुल्की रोशनी थी, और अंदर नंगे पैर लोग कालीनों पे चल रहे थे, जूते बाहर उतारना पड़ते। तो वहाँ अंदर लाइब्रेरी में गए, उन्होंने मेरा तारुफ कराया वगैरह, और फिर वो किताब वहाँ से ख़रीद के अपने पैसों से मुझे दी, और वो किताब मैं लेके एक और किताब जो अमृता ने मुझे दी कि ये ज़रूर पढ़ना, मीरदाद की किताब थी वो। तो वो बड़ी मशहूर। मीरदाद से ओशो खुद मुतासर थे। हाँ, तो ये दोनों किताबें अमृता ने मुझसे कहा कि आप ज़रूर पढ़ें, और वो मेरे लिए बड़ी सुनहरी किताब, अच्छी किताब है मीरदाद वाली भी, कि उसमें बल्कि मीरदाद वाली किताब भी उसी लाइब्रेरी से मिली कि वो अमृता ने कहा था कि बड़े, बाद में तो उर्दू में भी पंजाबी में भी वो छपी किताब। तो यूं अमृता से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। और इसके अलावा जो आप, ये बड़ी खुश नसीबी है किसी भी अदीब की कि अमृता जैसे अदीब, जैसे और भी हैं, अगर कोई फैज़ साहब के कुर्बत में हो तो शेख अयाज की हो, तो इसी तरह ये भी खुश नसीबी है कि अमृता प्रीतम के साथ। नहीं, वो बहुत मोहब्बत करती थी, बल्कि मैं जब भी जाता था वो इतनी खुशी महसूस करती थी, तो मैं क्या बताऊं। तो बहुत लंबी वो होती थी, सिलसिले होते थे और मुलाकातों के, और इमरोज़ जो है ना बार बार चाय बना के लाते थे। अच्छा। उनका बहुत बड़ा। और उसके अलावा यहाँ भी अगर देखा जाए तो आप शकील आदिलज़ादा, शौकत सिद्दीकी और असल में अनवर शऊर, इनके असल में बात ये कि वो जॉन एलिया जी बज़्म इल्म व दानिश जो सिलसिला चला ना, तो वो हमें अंजुमन तरकीब-पसंद मुसन्निफीन से तक ले गया। तो बल्कि यहाँ तक ले गया कि मैं उसके एग्जेक्टिव में शामिल था। मेरे साथ मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब जैसे नक्काद, फिर हसन आबदी जैसे लोग, और हम नौजवान जो थे 2-3, उनमें वारिस रज़ा था, मैं था, उसमें एग्जेक्टिव में शामिल था। उसमें हमने जो एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसमें डॉक्टर SNM शहजाद बेचारे इंतकाल हो गया उनका, वो भी थे, और बहुत सारे लोग थे। तो वो कॉन्फ्रेंस फिर यहाँ से हम वहाँ भी गए थे, अंजुमन तरकीब-पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चंडीगढ़, तो वो गया था, तो हुआ था सिलसिला। तो उसमें कैफी आज़मी साहब आए थे, और हमने उनके साथ वहाँ पे PMA हाउस में, बड़े अच्छे उसकी तस्वीरें वगैरह भी पढ़ी, रिपोर्ट्स वगैरह। तो मुझे ये फ़ायदा हासिल हुआ है उससे कि मैं फिर लेफ़्ट के लिखने वाले जितने अच्छे अंजुमन तरकीब पसंद मुसन्निफीन से जुड़े बड़े नाम थे मेरी, उनसे ना ये सिर्फ यहाँ बल्कि वहाँ भी मुलाकातें हुई। यानी कई नाम ऐसे थे जो हम सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ हमारी मुलाकातें होंगी। जैसे कैफी आज़मी साहब से मुलाकातें हुई, अली सरदार जाफरी साहब से मुलाकातें, उनके साथ मुशायरे पढ़े, शौकत सिद्दीकी साहब से तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। वो आखिरी दिनों में जब वो ये PIA प्लेनेटेरियम जो है इसके सामने पर चौधरी नर्सरी हुआ करती थी, रफ़ीक चौधरी साहब की। अच्छा। तो अंजुमन की वहाँ नशिस्तें हुआ करती थी उस नर्सरी में। तो शौकत साहब वहाँ जाते थे, हसन आबदी साहब होते थे, और हम साहब होते थे, तो वहाँ पे वो नशिस्तें हुआ करती थी और हम बैठा करते थे। इसके अलावा यहाँ जो सरकर्दा लिखने वाले थे उन सब दोस्तों के साथ बड़े अच्छे हैं हमारे। और शकील आदिलज़ादा साहब की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाम थे। मगर हमें खुशी की बात, और हैं मगर खुशी की बात यह है कि मुझे ये खुश नसीबी हासिल है कि मैं बचपन में जिन लोगों को एक बहुत बड़ा समझता था, कभी इनसे मिल भी नहीं सकूंगा, बाद में तकरीबन वो मेरे दोस्त बन गए। अच्छा। जैसे जॉन भाई हो गए, जॉन भाई के साथ बड़ा वक्त गुजरा यहाँ भी और दूसरी कॉन्फ्रेंस। जॉन एलिया तो अब एक आइडल हैं, यानी एक सबके लिए। तौकीर बहुत शुक्रिया। दिल तो चाह रहा था इस सारी चीज़ों पे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो, फिर किसी दिन आपको ज़हमत देंगे। और ये सारा दौर जो था जिसमें आपकी तरबियत हुई, जिसमें आपने लिखा, और जिन जिन शख्सियात के साथ आपने वक्त गुजारा, ये इस पे फिर किसी दिन और ज़्यादा तफसील में बात करेंगे। हमारी मजबूरी के वक्त हमारे पास कम है प्रोग्राम का। नाजरीन, अपने मेज़बान मसरूर पीरज़ादों को इजाज़त दें, फिर अगले प्रोग्राम में किसी और अदबी शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।